इस लेक्चर में आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट आया अभी लास्ट ईयर अगस्त में, फर्स्ट पार्ट इसका रिलीज किया गया था आईपीसीसी की रिपोर्ट का। सेकंड पार्ट बात करता है क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, प्रभाव, इफेक्ट क्या होंगे, रिस्क, जोखिम क्या है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वनरेबिलिटी क्या है इसकी वजह से, और अडेप्टेशन ऑप्शन क्या है। मतलब इन्वायरमेंट में जैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, लोग या पूरा देश अपने आप को कैसे ढाल सकता है, कैसे अडेप्ट कर सकता है, इसके क्या क्या ऑप्शन है, इस रिपोर्ट में इनके बारे में बात की गई है। जो लास्ट ईयर अगस्त में 2021 में इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज किया था 6th रिपोर्ट का ही, वो बात करता है क्लाइमेट चेंज की साइंटिफिक बेसिस का, और ये बात करता है क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभाव, रिस्क, वनरेबिलिटी, अडेप्टेशन के बारे में। तो पहले जानते हैं आईपीसीसी क्या है, फिर इस रिपोर्ट के बारे में, और फिर इसकी लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट के, उनके बारे में। आईपीसीसी का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब इसमें कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करती, गवर्नमेंट ही, नेशन, राष्ट्र ही इसका मेंबर हो सकता है। यूनाइटेड नेशन की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये जो ह्यूमन द्वारा क्लाइमेट चेंज पे प्रभाव पड़ रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार करती है। ये 1988 में इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन की दो स्पेशलाइज एजेंसी हैं, एक WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक है यूनो। यूनेप का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था आईपीसीसी को 1988 में। आईपीसीसी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं, इसका एक प्लेस है जेनेवा, वहां पे है, जगह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका फंक्शन क्या है आईपीसीसी का? ये पॉलिसी मेकर जो भी देश में या इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, तो उनको ये एक रिपोर्ट तैयार करके देती है ताकि ये साइंटिफिक बेसिस पे क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट कर सके पॉलिसी मेकर। यानी कि फ्यूचर रिस्क क्या होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ेगा, अडेप्टेशन के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मिटिगेशन के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना, कम करना है, तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसकी रिपोर्ट देता है। इसलिए जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए इससे सहायता मिल जाती है, फायदा मिल जाता है। जो 6th रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आईपीसीसी ने अभी जारी की है। ये टेक्निकल, साइंटिफिक, सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। ये क्लाइमेट चेंज की फिजिकल साइंस को भी एवेल्युएट करती है, मूल्यांकन करती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्लाइमेट सबको ये रिलेट करके देखती है। ये बताती है कि ह्यूमन की वजह से इमिशन कितना हो रहा है, हमारे प्लानेट को कैसे इफेक्ट करता है। पहली बार ये रिपोर्ट, इसकी आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो 1990 में जारी की गई थी। उसके बाद 5 रिपोर्ट और आ चुकी हैं, यानी कि अब तक 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं, और ये 6th रिपोर्ट आई है। 1990 में पहली, दूसरी 1995 में, 2001 में तीसरी, 2007 में चौथी, 2015 में पांचवी, और अभी 2021 में पहला पार्ट, छठवीं का, और दूसरा पार्ट आया है 2022 में। जो हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट में, क्या है लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, इसमें फर्स्ट टाइम ये बताया गया है कि रीजनल और सेक्टोरल इंपैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज के। यानी कि छोटे छोटे लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया की कुछ सिटियां, उनका देखा गया है, इसने मूल्यांकन किया है उसका कि इनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मुंबई का बताया, अगर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा तो सी लेवल राइज होगा, जिसकी वजह से मुंबई में ज़्यादा फ्लड आएंगी। और अहमदाबाद, गुजरात में जो अहमदाबाद है, इसको भी ज़्यादा खतरनाक बताया कि यहाँ पे हीट वेव्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, इसका भी फर्स्ट टाइम इसने इंक्लूड किया है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो हेल्थ पे पड़ेगा, हेल्थ पे ऐसे पड़ेगा कि वेक्टर बॉर्न डिसीज जैसे वो बढ़ जाएंगी, जैसे वाटर बॉर्न डिसीज, पानी से उत्पन्न होने वाली डिसीज वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जैसे मलेरिया, डेंगू के केस ज़्यादा बढ़ जाएंगे एशिया के सब ट्रॉपिकल रीजन में। इसकी वजह से डेथ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मृत्यु ज़्यादा होंगी। रेस्पिरेटरी, सांस की बीमारी की वजह से डिसीज होंगी, और बीमारी होंगी डायबिटिक जैसी बीमारी। इन्फेक्शियस डिसीज होंगी, बीमारी होंगी। इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा होंगी, बच्चों की डेथ ज़्यादा होंगी। इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से और ज़्यादा डेथ होंगी। ये नेक्स्ट इसमें यह बताया है, अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा,
इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे हीट वेव्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फ्लड, बाढ़, ड्रॉट कंडीशन, सूखा पड़ना, और एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन बढ़ेगा, एलर्जिक डिसीज बढ़ेंगी, मेंटल डिसऑर्डर होगा लोगों में, ये हो जाएगा। इंडिया के लिए स्पेसिफिक स्टडी क्या कहा है इस रिपोर्ट ने इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में कहा है कि बहुत सारे वनरेबल हॉटस्पॉट है इंडिया में, बहुत सारे रीजन है जिन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट डिजास्टर है जो वेरी हाई रिस्क पे देखने को मिलेगा इंडिया में। इंडिया में फ्लडिंग, सी लेवल राइज के केस, हीट वेव्स के केस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे मुंबई के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, सी लेवल राइज की वजह से अगर समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा ज़्यादा तो यहाँ पे और ज़्यादा फ्लडिंग, बाढ़ आने के चांसेज हैं। अहमदाबाद में हीट वेव्स के केस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत सारी सिटी और भी हैं इंडिया में, जैसे चेन्नई, भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ, इनमें भी हीट और ह्यूमिडिटी के केस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी सिस्टम, इन पे भी अब प्रभाव पड़ेगा और इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। बहुत सारी सर्विसेज हैं वो भी डिसरप्ट हो जाएंगी। अर्बन इंडिया ज़्यादा रिस्क पे है। अर्बन इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन 2050 तक आते आते 1877 मिलियन हो जाएगी इंडिया में, शहरी क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, यानी कि ये 2020 में जितनी पॉपुलेशन है 480 मिलियन, उससे डबल के लगभग हो जाएगी। अभी प्रेजेंट क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है जो इंडिया में, वो 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड हो गया है। और ये बहुत सारी जो कंट्री हैं उनमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है आईपीसीसी के अकॉर्डिंग, लेकिन इंडिया में ये 31 डिग्री सेल्सियस हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है? देखो, ऐसा टेम्परेचर होता है जब हीट के साथ साथ जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हो। टेम्परेचर का क्या मतलब है? हीट ज़्यादा होना, ऊष्मा ज़्यादा होना, गर्म आपको महसूस होता है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी हो, उसे बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, यानी कि अगर ये भाई साहब एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर का जो मॉइस्चर है, हवा में, एयर में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा रहे, आर्द्रता ज़्यादा रहे, यानी कि ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा रहेगी, मॉइस्चर यानी कि ज़्यादा रहेगा, यानी कि वाटर ही क्या है, ये वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, एयर में है वाटर। तो ये आर्द्रता जब ज़्यादा रहेगी टेम्परेचर के साथ तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा। इसी को देखो वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। हीट के साथ साथ जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहे वही वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। ये नुकसानदायक क्यों है? देखो भाई साहब, आपने देखा होगा सितंबर अक्टूबर के टाइम में हमारे इंडिया में ही सितंबर या अक्टूबर के टाइम में क्या होता है, बारिश हो रही होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, लेकिन हीट भी होती है। उस टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर जब ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का जो पसीना होता है, स्वेटिंग, तो वो स्वेटिंग सूख नहीं पाती है, यानी कि बॉडी का जो पसीना है वो पसीना सूख नहीं पाता है। जब वो स्वेटिंग होती है, जब सूखेगा नहीं पसीना तो आदमी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और वो ज़्यादा समय तक उसे झेल नहीं पाता। जब पसीना सूखेगा नहीं भाई साहब तो फिर क्या है, वो गर्मी को सह नहीं पाएगा। और ये इसी को बोलते हैं कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी ना तो पसीना सूखेगा नहीं, उससे ज़्यादा इरिटेशन होगी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, डेथ भी हो जाती है। तो ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ह्यूमिडिटी और हीट ज़्यादा रहे उसको ही बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, देखो 31 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आदमी भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत सारे केसेस में उसकी डेथ भी हो जाती है। आपने देखा होगा जब बारिश हो रही होती है टेम्परेचर ज़्यादा थोड़ी ना होता है, आपके रूम टेम्परेचर है जो आपके घर में रूम में कमरे में भी जो टेम्परेचर है जनरली 32 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मियों में, लेकिन आप उसको सहन कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाए ना तो 32 डिग्री टेम्परेचर आपको सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही है वेट बल्ब टेम्परेचर। और देखो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए एक इंडेक्स है, एक तरह क्राइटेरिया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापते हैं, अगर हम रेशो होता है ये, अगर हम ऊपर रख दें मॉइस्चर कंटेंट इन एयर में जितना मॉइस्चर कंटेंट है और इसे डिवाइड कर दें जितनी कैपेसिटी है एयर की मॉइस्चर लेने की, यानी कि मॉइस्चर जितना है अभी एयर में और उसे डिवाइड कर दें जितनी उसकी कैपेसिटी, यानी कि और कितना ज़्यादा वो मॉइस्चर ले सकती है एयर, तब निकल जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा एयर में
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। और अगर कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, ये मॉइस्चर कम हो जाए, मान लो एयर है, ये यहाँ पे एयर है, इसकी 100% कैपेसिटी है, लेकिन इसने सिर्फ 2% ही लिया हुआ है, मॉइस्चर इसमें है, यानी कि 80% कैपेसिटी अभी और है लेने की। यानी कि कैपेसिटी जब ज़्यादा है नीचे और एयर कंटेंट कम है, एयर मतलब एयर में मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। समझ गए? तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा रहती है ना, उतना ही लोगों को सहन करना मुश्किल हो जाता है वो टेम्परेचर। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट के सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये साइंटिफिक बेसिस होता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, ऐसे कोई पॉलिसी तो बनाता है नहीं ये रिपोर्ट, और ना ही किसी कंट्री या गवर्नमेंट को ये बताता कि क्या करने की जरूरत है, क्या कदम उठाने चाहिए। ये तो बस मूल्यांकन करता है सिचुएशन का कि अभी क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है क्या। लेकिन फिर भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है पॉलिसी मेकर को। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी बनाते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उनको मदद मिल जाती है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, हुआ था 2015 में, ये कई बार डिस्कस किया है इसके बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी 1997 में। तो तब से लेके अब तक क्या क्या बदलाव हुए, क्या चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या ये जो पेरिस एग्रीमेंट ने जो कदम उठाए हैं पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू नेशन ने, वो कितने कारगर हैं, इसका मूल्यांकन असेसमेंट करता है आईपीसीसी। तो इसके लिए जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकर्स हैं, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं, उनको सहायता मिल जाती है इस रिपोर्ट को देख के कि अभी क्लाइमेट चेंज से कितना प्रभाव पड़ रहा है और इसका अडेप्टेशन की कितनी ज़रूरत है। तो यही था इसके बारे में।